Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चन कंपाउंडेबल ऑफेंस या कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफेंस। ऐसे कौन कौन से जुर्म हैं, ऐसे कौन कौन से ऑफेंस हैं जिनके अंदर कंपाउंडेबल लीगली है, कानूनी है, जिनके अंदर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सभी जुर्म कंपाउंडेबल नहीं, सभी जुर्म के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कुछ ऐसे जुराइम हैं जहां पर अगर जिस शख्स के साथ जुर्म हुआ है और जिसने जुर्म किया है जितनी मर्जी बड़ी अमाउंट दे उस शख्स को जिसके साथ जुर्म हुआ है, जिसका जो विक्टिम है, और अगर वो जुराइम इस कैटेगरीज के अंदर फाल नहीं करते, कंपाउंडेबल कैटेगरीज के अंदर नहीं आते, तो उनके अंदर सुलहनामा नहीं हो सकता, राजीनामा नहीं हो सकता। विक्टिम चाहकर भी, मुद्दई चाहकर भी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट या अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं। तो आज यही जिक्र करेंगे कौन से ऑफेंस है जहां पर कंपाउंडेबल है, जहां पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, और कौन से ऑफेंस है जहां पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। चाहकर भी, चाहे विक्टिम राजी हो, मुद्दई ही क्यों ना राजी हो, फिर भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरीज के अंदर नहीं आते। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एज़ यूजुअल बताता चलो कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने सभी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। अपनी फ़ीस बताता चलूँ, मेरी फ़ीस का फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप मेरी फ़ी का कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरी फ़ी का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल है, वेल एंड गुड। अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से द इनोवेटिव लॉ एकेडमी या मुबशर लॉ सीरीज़ के नाम से आप नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, इन्हीं के आप पॉइंट्स बनाते जाए तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, ये भी आपके अपने नोट्स बन जाएंगे। कंपाउंडेबल ऑफेंस, ऐसे जुराइम, ऐसे ऑफेंस जिनको पीपीसी के अंदर मेंशन किया गया सीआरपीसी शेड्यूल के तहत के उन जुराइम के अंदर अगर मुद्दई और मुल्ज़म, अगर विक्टिम और अक्यूज पर्सन राजीनामा करना चाहें, सुलह करना चाहें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ करके या पैसे दे लेकर या किसी भी तरीके से एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर, तो वहाँ पर लॉ उनको परमिशन देता है कि वो राजीनामा कर सकते हैं, वो सुलहनामा कर सकते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कुछ ग्रेटनेस लेकर, पैसे लेकर, पेक्यूनरी या कोई भी और प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इसके एवज वो आपस में एक दूसरे के साथ सुलह कर सकते हैं। प्रीफेस हो गया, रिलाय प्रोविजन इसका सेक्शन 345, 345 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, रूल 10, 11 और 12 हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 पार्ट हाई कोर्ट। कंपाउंडेबिलिटी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर कंपाउंडेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ कंपाउंड, टू कंप्रोमाइज एंड टर्म कंपाउंडिंग मीन एनी पर्सन हैविंग बीन डायरेक्टली इंजर्ड बाय द felony agrees with the offender that he will not prosecute him unless he makes some separation of give reward। अगर किसी शख्स के साथ कोई ऐसा क्राइम कमिट होता है जिससे उसको इंजरी पहुंचती है, वो हर्ट होता है, कोई भी जुर्म उसके साथ सरजद होता है, तो अगर वो शख्स चाहे दूसरे शख्स से कुछ लेकर मुआवजा, किसी भी और सूरत में कोई भी और रिवार्ड लेकर केस को प्रोसीड नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो उसकी मर्जी है, लॉ उसको ये प्रोटेक्शन फराहम करता है, ये सेफ्टी मेजरमेंट उसको दिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडेबिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द कंपाउंडेबिलिटी, द कंपाउंड एबिलिटी of an offense signifies that a person against whom the offense has been committed has received some gratification not necessary of pecuniary character to act as an inducement for his desiring to obtain from prosecution, and if offense be compoundable under the provision of law composition shall have effect of acquittal। अगर एक शख्स जिसके साथ जुर्म हुआ है वो कोई पिक्यूनरी मामलात लेता है, कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है, कुछ भी और अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता है अक्यूज़ को, मुल्ज़म को, जिसने उसका नुकसान पहुंचाया या उसको नुकसान दिया है, तो लॉ उसको ये प्रोटेक्शन फराहम करता है। और अगर उनके दरमियान में कंप्रोमाइज़ हो जाता है विदाउट अनडू इन्फ्लुएंस, किसी कॉरिजन के तहत, किसी और प्रेशर के तहत, किसी और दबाव, जोर, जबर के बगैर उनके दरमियान में कंप्रोमाइज़ होता है, तो लॉ इसको कंसीडर करता है और इस एग्रीमेंट की बिहाफ के ऊपर जो अक्यूज़ है उसको इक्वेट कर दिया जाएगा, इक्वेटल उसको कर दिया जाएगा, बर्री कर दिया जाएगा।
और वंस इक्विटल इज ऑलवेज अ इक्विटल। ये डबल जेपटी का प्रिंसिपल है सीआरपीसी का। डबल जेपटी के ऊपर भी लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, स्कोप ऑफ सेक्शन 345 सीआरपीसी का स्कोप क्या है और कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कौन से कंपाउंडेबल नहीं है, मैं सेक्शन वाइज भी बताऊंगा उनको और ऑफेंस वाइज भी उनको मैं जिक्र करूंगा। अ कंपोजिशन इज एन एग्रीमेंट और सेटलमेंट बिटवीन द इंजर्ड पार्टी एंड पर्सन अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज मेड। सेटलमेंट सिर्फ वो शख्स कर सकता है और उसके साथ कर सकता है जिसके खिलाफ कंप्लेंट बनाई गई और जो इंजर्ड हुआ है, यानी कि इंजर्ड होने वाला, जख्मी होने वाला सेटलमेंट बनाएगा और जिसके साथ बनाई गई है, जिसके साथ बनाई जा रही है, वो शख्स जिसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड हुई है। रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 345, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? द लेजिस्लेचर हैज लेड डाउन सेक्शन 345 द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द क्लासेस ऑफ ऑफेंस which concern individual only as distinguished from those which have reference to interest of policy compoundable offense। इसकी जो रिक्वायरमेंट है कंपाउंडेबल ऑफेंस की वो है कि जो लेजिस्लेचर बॉडी ने जो ऑफेंस जो जिस कैटेगरी के अंदर डाल देगा सिर्फ यही ऑफेंस कंपाउंडेबल होंगे, इनके अलावा बाकी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, वो नॉन कंपाउंडेबल है। तो जो ऑफेंस लेजिस्लेचर काउंसिल ने डाले हैं, जो ऑफेंस लेजिस्लेचर काउंसिल ने बोले हैं 345 के तहत, सिर्फ वही कंपाउंडेबल होंगे, उनके अलावा बाकी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं होंगे। कंपाउंडेबल ऑफेंस, ऑफेंस दैट मे बी लॉफुली कंपाउंडेड आर दोज आर मेंशन इन सेक्शन 45। जो मैंने अभी आपको बात कही थी कि जो 345 सेक्शन के अंदर मेंशन है, सिर्फ वही ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेबल होंगे। अब सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बताता चलूं कि कंपाउंडेबल सेक्शन कौन कौन से हैं, मैं उनका डिटेल से आपको सेक्शन बता दूं। सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी सेक्शन 345 के तहत जो सेक्शन कंपाउंडेबल हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा जी, जो सेक्शन कंपाउंडेबल है सीआरपीसी 345 के तहत, वो पहले आपको सेक्शन बता दो, फिर मैं इनके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले 298 पीपीसी, ये जो सेक्शन है सभी के सभी पीपीसी के अंदर डील करते हैं। 341, 342, 352, 355, 358, 426, 427, 447, 448, 489F जो चेक का जो डिसऑनर ऑफ चेक के ऊपर जो है, 490, 491, 492, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506, 508, 147, 148, 302, 303, 308, 316, 319, 320, 324, 344, 336, 337, 337D, 337F, 337G, 337H, 337I, 337J, 337K, 337L, 337M, 337N, 338A, 338C, 343, 346, 357, 403, 417, 418, 419, 420, 430, 451, 482, 483, 486, 494 एंड 506। ये हैं वो सेक्शंस पीपीसी के जो सीआरपीसी कंपाउंडेबल ऑफेंस 345 के तहत कंपाउंडेबल हैं। इन ऑफेंस के अंदर जहाँ पर कत्ल के ऑफेंस भी आते हैं, जहाँ पर हर्ट के भी आते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक के भी आते हैं, तो ये डिफरेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मैटर्स आते हैं। तो ये डिफरेंट काफ़ी सारे सेक्शन हैं जो कंपाउंडेबल हैं, जिनको कंपाउंड किया जा सकता है। इन सेक्शन के अलावा जो बाकी पीपीसी के सेक्शन है वो नॉन कंपाउंडेबल हैं। मैंने आपको सेक्शन डिटेल से बता दिया कि सिर्फ ये सेक्शन, इन सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में अगर आपका जुर्म फाल करता है तो आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इनके अलावा किसी भी सेक्शन में अगर आपका जुर्म फाल करता है तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इंस्टांस ऑफ ऑफेंस विच मे बी कंपाउंडेड, ऐसे कौन से नमूना मिसाल ऑफेंस का जो कंपाउंडेबल हो सकते हैं, जो जिनके अंदर कंप्रोमाइज हो सकता है। फर्स्ट, deliberately intend to wound the religious feeling of any person, wrongful restraint, wrongful confinement, assault, use of criminal force, mischief, criminal trespass, house trespass, adultery, defamation, insult to provoke breach of peace, criminal intimidation। ये वो ऑफेंस है जहाँ पर कंपाउंडेबल हो सकते हैं, जिनके अंदर कंपाउंड हो सकता है, जिनके अंदर कोई कमी है, जहाँ पर कंपाउंड उनको करवाया जा सकता है। इनके अंदर एग्रीमेंट हो सकता है, सुलहनामा, राजीनामा हो सकता है। इंस्टांस ऑफ कंप्रोमाइज अंडर सेक्शन 345 के तहत जो जो जुर्म है, पहले मैंने आपको सेक्शन बताया, अब जुर्म बता दो कि ये जुर्म है जिनको कंपाउंड किया जा सकता है। सबसे पहले कत्ल अमद, कत्ल का जुर्म 302, उसके बाद एंड इट्स अदर काइंड, उसके बाद कत्ल की जो बाकी काइंड है, कत्ल शबी अहमद, कत्ल खता, कत्ल बेसबब, जो इसकी बाकी कत्ल की काइंड है, उनके अंदर भी कंप्रोमाइज हो सकता है। हार्ट केसेस के अंदर मोस्टली बहुत सारे हार्ट केसेस के अंदर कंप्रोमाइज हो सकता है। रॉन्गफुल कन्फाइंड ऑफ 3 days,
3 दिन तक की जो कन्फाइनमेंट है गलत किया गया, उस वहाँ पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मोर डेज, इससे ज़्यादा दिनों के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। असाल्ट, डिसऑनेस्टी, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, यूजिंग अ फॉल्स ट्रेड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मियाँ, अगर ऐसा लॉ है कि मियाँ बीवी की आपस में शादी और वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरी शादी करता है ड्यूरिंग अपनी उस बीवी की मौजूदगी में या हस्बैंड की मौजूदगी में, जनरली इस्लाम में औरत ये नहीं कर सकती, तो वहाँ पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। काउंटरफेटिंग के अंदर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। हु कैन कंपाउंड, कौन कंपाउंड करेगा? सबसे पहले तो वो शख्स कंपाउंड करेगा जिसके साथ जुर्म सरजद हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो अशखास है, बी ने ए को हर्ट किया है, इसको तकलीफ पहुंचाई, इंजरी पहुंचाई है, तो सबसे पहले तो राइट है ए के पास। बट इन केस ए मौजूद ही नहीं, ए आ नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाती है, आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, या वो कौमे में चला जाता है, या किसी और ऐसी पोजीशन के ऊपर है जहां पर वो उसका कोर्ट में आना पॉसिबल नहीं, तो जो ए के लीगल हेयर्स होंगे, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे, उसके बहन भाई, वो भी कंपाउंड करवा सकते हैं। इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ ए, इट्स ओनली पर्सन स्पेसिफाइड सेक्शन 35 हु कैन कंपाउंड द ऑफेंस। In offense section 3451 may be compounded by person against whom offense specified have been committed with only one exception. Exception क्या है? In case adultery the husband of woman are compounded, जो बीवी का हस्बैंड है या हस्बैंड की जो वाइफ है वो कंपाउंड कर सकती है, मतलब उसके जो लीगल हेयर्स है अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है या उसकी डेथ हो चुकी है इन केस ऑफ कत्ल। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3452 में भी कंपाउंडेबल बाई हेयर्स ऑफ विक्टिम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उसके विक्टिम्स के हेयर्स हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके वारसान हैं, वो कर सकते हैं। पर्सन अगेंस्ट होम, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस बनाया गया, जिसको नुकसान पहुंचाया गया, वो शख्स कंपाउंड कर सकता है। पर्सन टू होम हर्ट इस काज, जिसको हर्ट किया गया वो कर सकता है। द पर्सन होमलेस और इंजरी इस काज, या उस ग्रुप के अंदर जिसको कम इंजरी आई हुई है वो भी वहां पर कंपाउंडेबल एग्रीमेंट कर सकता है, उनके साथ समझौता कर सकता है, उनके साथ उनको माफ कर सकता है, एटसेट्रा। कंडीशन, इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है जिनका होना कंपाउंडेबल एग्रीमेंट के अंदर होना ज़रूरी है, विदाउट इन कंडीशन के कंप्रोमाइज़ की वो जो टर्म है वो फुलफिल नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो कन्विक्टेड पर्सनस हैं वो कोई जॉब नहीं कर सकते, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट है 5 साल की। बट जो शख्स कंपाउंड होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स ने ए ने बी को कत्ल कर दिया, बी की डेथ होगी, अब अगर बी को सज़ा होती है तो इसको 25 साल सजा हुई, 25 साल के बाद ये बाहर आ गया तो ये कोई जॉब नहीं कर सकता। बट अगर ए के जो वाली वारसान है सी और डी, ये बी को इससे मुआवजा लेकर इसको माफ़ कर देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, या कुछ पैसे लेकर, दियत लेकर, या कोई भी ऐसे मुआवजा लेकर इसको माफ़ कर देते हैं, तो बी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बी ने कोई जुर्म किया ही नहीं है। तो बी कोई भी गवर्नमेंट जॉब किसी जगह के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर जहाँ पर बी को अप्लाई करना इसके लिए ममनू था, रिस्ट्रिक्ट था इन केस ऑफ ऑफेंडर। कंडीशन, इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है कंपोजिशन की? नो लीव टू कोर्ट नेसेसरी ऑफ फॉर कंपाउंडिंग, कोर्ट की इजाजत लेना जरूरी नहीं कंपाउंड करने के लिए। दो पार्टीज हैं, कंपाउंड करना चाहती है तो कंपाउंड कर सकती हैं, उनको कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी नहीं। इन सच केस द मजिस्ट्रेट हैज नो ऑप्शन बट टू अलाउ कंप्रोमाइज, ऐसी सिचुएशन के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं कि वो कंप्रोमाइज को अलाउड करे, मतलब मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि आप कंप्रोमाइज कर लें या आप आपस में आप अपने मामला सेटल कर रहे हैं, ये उन दोनों की आपस में बाहमी रजामंदी है, वो करते हैं या नहीं करते। क्योंकि इस तरह से मजिस्ट्रेट अगर ये कहता है या जज ये कहे तो जज का 22पन जाहिर, उसकी जानबदारी की तरफ इशारा होता है। अनलेस इट अपीयर दैट द पार्टीज वे आर फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एवरी काइंड, वे आर फुली अवेयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव राइट, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू गिव इफेक्ट्स टू सच आर्ग्यूमेंट। जब तक कि उन पार्टीज के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई दबाव ना हो, उनको पता हो कि हम जो ले रहे हैं, जो हम मामला कर रहे हैं, हमें तमाम मामला उनको समझ हो, उनको राइट हो, उनको सेंस हो। अगर उनको सेंस नहीं है, उनके ऊपर दबाव है, जबर है, कोई ज्यादती है, तो इस दौरान भी मजिस्ट्रेट वहां पर इंटरफेयर कर सकता है, कोर्ट वहां पर इंटरफेयर कर सकती है। वेयर अ कंप्रोमाइज पिटिशन ड्यूली साइंड बाय बोथ पार्टीज इज प्रेजेंट टू द कोर्ट बाय द अक्यूज इज अमाउंट टू कंपोजिशन, अगर जो वो एग्रीमेंट है कंपोजिशन वो कंपाउंडेबल का या जो कंप्रोमाइजिंग एग्रीमेंट दोनों पार्टीज को साइन कर देती हैं, तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा बाय द अक्यूज के जरिए। इट अमाउंट टू कंपोजिशन इसलिए कि हमारी आपस में मसलहत मुसालहत हो चुकी है, सुलह हो चुकी है, हमारे दरम्यान में ये एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन तय पा गई हैं, इतने मुआवजे के जरिए, ये अल्लाह के लिए, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, फिर सबीलिल्लाह इस पार्टी ने मुझे माफ़ कर दिया, या इस मुआवजे की वजह उन्होंने मुझे माफ़ किया। कंप्रोमाइज इन एग्रीमेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस फाइलिंग विद इन दिस सबसेक्शन कैन ओनली बी इफेक्टेड विद कोर्ट परमिशन बिफोर विच द प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस केस पेंडिंग। जो इफेक्टिव होगा
वो तभी होगा कि जब अगर वो इन एग्रीमेंट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंस, जो ऑफेंस का एग्रीमेंट क्रिएट किया गया है, जो कंप्रोमाइज हुआ है इन सब सेक्शन 3, 4, 5 सब सेक्शन 2 के तहत, वो तभी इफेक्टिव होगा कोर्ट की परमिशन के साथ, विच द प्रोसिक्यूशन इन द केस इज पेंडिंग, जिस प्रोसिक्यूशन का केस पेंडिंग है, जिस प्रोसिक्यूशन का, जिस मदई का, विक्टिम का केस जिस कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसी कोर्ट की परमिशन के साथ। Which court may be sanctioned compromise? The only court which have been power of section 3, 4, 5, 2 in the court before which prosecution pending, सिर्फ वही कोर्ट की परमिशन वो इफेक्टिव होगी, उसकी उससे लीव टू अपील या लीव टू परमिशन ली जाएगी जिस कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। ये नहीं कि कोर्ट लाहौर के अंदर केस चल रहा है और परमिशन आप सेशन कोर्ट साहिवाल से या ओकाड़ा से या शेखुपुर कसूर से किसी कोर्ट से ले, तो जिस कोर्ट के अंदर केस चल रहा होगा उसी कोर्ट की परमिशन लेना और उसी के अंदर सबमिट करवाना इसेंशली है, और वही कोर्ट रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और वही कोर्ट इंटरफेयर भी कर सकती है। स्टेजेस व्हेन कंप्रोमाइज मे बी मेड, कहां पर कंप्रोमाइज बन सकता है? बिफोर कंप्लेन, कंप्लेन होने से पहले ही कंप्रोमाइज हो सकता है, आफ्टर कंप्लेन या आफ्टर अपील, मतलब बिफोर जजमेंट या आफ्टर जजमेंट भी इन केस ऑफ कत्ल जो है कंप्रोमाइज हो सकता है, बट जनरली बिफोर जजमेंट आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, उसके बाद उसकी जो पोजीशन है वो काफी कमजोर हो जाती है। कंपोजिशन एज अपीलेंट स्टेज, अपीलेंट स्टेज के ऊपर भी कंपोजिशन हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकता है, उनके दरम्यान में कंपाउंडेबल वो एक दूसरे के साथ कंपाउंड कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की परमिशन के उसके लिए होना जरूरी है, मतलब जो भी इफेक्टिव कोर्ट होगी। एक्सरसाइज ऑफ पावर इन रिवीजन, रिवीजन के दौरान जो पावर है वो कैसे एक्सरसाइज की जाती है? सब सेक्शन 5A एक्सप्लिसिटली रेफर टू द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन इट्स पावर of revision under section 439 and 439A respectively to allow any person to compound offence which may lawfully be compounded। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास ये इन सेक्शन के थ्रू ये इख्तियार है कि वो किसी भी जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसकी परमिशन दे सकते हैं कि आप यहाँ पर कंपाउंड कर सकते हैं अगर पार्टीज कंपाउंड करना चाहती हैं। पावर टू बी एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिवीजन एंड नॉट आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द रिवीजन। अगर रिवीजन डिस्पोज होगी तो उसके बाद नहीं पावर एक्सरसाइज कर सकते, रिवीजन पेंडिंग है, इस दौरान में एक्सरसाइज पावर हो सकती है। The High Court allowed to compromise to be made where the complaint started that in the interest of future good relation with the accused and he did not want to pressure of the prosecution। High Court इसकी परमिशन देगी वो कोर्ट से जहां से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई थी, सेशन कोर्ट से, और इस शर्त के साथ कि अक्यूज पार्टी जो है वो विक्टिम पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं करेगी और इनके गुड फ्यूचर के लिए, ताकि ये दुश्मनी मजीद आगे ना बढ़े, यहीं पर इनकी आपस में मसालियत हो जाए, इनके दरम्यान में सुलह हो जाए, कुछ ले देकर फिर सबीलिल्लाह, तो आपस में एक लड़ाई झगड़ा खत्म। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है लड़ाई झगड़े को खत्म करना, मजीद दुश्मनी को हवा ना देना। रिसेशन ऑफ कंपाउंड, कहां कहां पर इनकार किया जा सकता है, कहां कहां पर कंपाउंड जो है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है कि कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉल कर रही हैं। A composition once effective cannot be withdraw, एक दफा अगर वो इफेक्टिव हो गया तो फिर वो विड्रॉ नहीं हो सकता। सेशन ऑफ कंप्रोमाइज, कहां पर कंप्रोमाइज मनसूख हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, एटसेट्रा। अ कंपोजिशन वंस इफेक्टेड कैन नॉट बी विड्रॉ, अगर एक दफा कंप्रोमाइज जो वो इफेक्टेड हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन तय होगी, ले दे का मामला होगा, दोबारा से विड्रॉ नहीं कर सकती कोई भी पार्टी। वंस द कंपोजिशन हैज मेड बाय एंड इफेक्टेड इट इज इंटायरली इमटेरियल वेदर द टर्म ऑफ कंप्रोमाइज हैज बीन कैरिड आउट और नॉट। वंस कंपोजिशन हैज बीन मेड, एक दफा कंपोजिशन बना लिया, कंप्रोमाइज बना लिया, वो इफेक्टेड हो गया, तो उसके बाद सिर्फ ये देखना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। और रिसेशन कहां पर होगी? In case of compromise of consideration where some compensation has already been received by the heirs ordinary and cannot back out from the compromise। Recession of compromise, compromise की मनसूखी, क्या मनसूख हो सकता है? जर्नली एक दफा अगर compromise हो जाए तो वो मनसूख नहीं हो सकता, उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, बट जहां पर पार्टीज ने कुछ अमाउंट ले ली और कुछ रहती है तो वहां पर compromise को रिसेशन नहीं करवाया जा सकता, मनसूख नहीं किया जा सकता, विड्रॉ नहीं किया जा सकता। लेकिन where it is generous act on the part of their heirs in the name of Allah they are at liberty, उनके पास ये आज़ादी है to withdraw from the compromise before it is made effective, कि वो उसको जहां पर वो अल्लाह के नाम पर माफ कर रहे हैं वहां पर वो जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके इफेक्टिव होने से पहले पहले अगर कोर्ट ने उसको इक्विटल कर दिया तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। कोर्ट की अभी प्रोसीडिंग रह रही है, अभी प्रोसीडिंग चल रही है, अभी पेंडिंग है प्रोसीडिंग, और उन्होंने उसको अल्लाह के नाम पर माफ किया, लेकिन बाद में दिल में ख्याल है कि नहीं माफ करना, तो कोर्ट की पेडेंसी प्रोसीडिंग के दौरान ही वो अपना विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने इक्विट कर दिया तो फिर उनके पास विड्रॉ का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। कंपाउंडिंग इन केस ऑफ माइनर, माइनर की जो कंपाउंडिंग है वो कौन करेगा? जनरली उसके जो लीगल हेयर्स है, जो उसके मेजर है, जो उसके अडल्ट पर्सन है, वो माइनर की बिहाफ के ऊपर
कंपाउंड करेंगे मेजर ऑफेंस इन कंपाउंड। मेजर ऑफेंस इन कंपाउंड मतलब इससे ये है, इसकी जो नीचे डिटेल है उसको मैं, इफ द मेन ऑफेंस वाज कंपाउंडेबल एंड द पार्टीज हैड कंप्रोमाइज देन द स्मॉल ऑफेंस शुड बी ट्रीटेड एज कंपाउंड थ्रो अंडर द स्टैचू द सेम वे आर नॉट कंपाउंडेबल। फॉर एग्जाम्पल एक केस है, उसके अंदर कत्ल का जुर्म भी हुआ है और उस कत्ल से पहले उसका मोबाइल भी छीना गया। तो कत्ल का जुर्म बड़ा है, मोबाइल का जुर्म जो है छोटा है। तो अगर दोनों पार्टीज की जो लीगल हेयर्स हैं उनके दरमियान में ये सुलहनामा हो जाता है, राजीनामा हो जाता है कत्ल के जुर्म के ऊपर, तो लॉ ये कहता है कि अगर बड़े जुर्म के ऊपर राजीनामा हो गया तो जो छोटा जुर्म है वो भी काबिले राजीनामा ही समझा जाएगा कि इसके ऊपर भी, क्योंकि ये जुर्म भी उसके साथ ही इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर भी राजीनामा हो गया। बट इसके पैरेलल दूसरी बात डिफरेंट है, अगर छोटा और बड़ा दो जुर्म एक केस में इन्वॉल्व है, दोनों पार्टीज में छोटे जुर्म की हद तक कंप्रोमाइज हो जाता है, तो देन ये नहीं समझा जाएगा कि बड़ा जुर्म भी कंपाउंडेबल हो गया, वो भी कंपाउंडेड है, वो भी कंप्रोमाइज्ड हो गया, अब उसके ऊपर बहस नहीं होगी। वहां पर ये चीज नहीं देखी जाएगी, ये चीजें सिर्फ यहां पर देखी जाएगी कि जहां पर बड़े जुर्म पर कंप्रोमाइज हुआ है और बड़े जुर्म के साथ छोटे जुर्म को भी एज ए कंपाउंडेबल ही कंसीडर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। लीगल इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन, इसके लीगल इफेक्ट क्या है? As laid down in section 6, the composition of offence shall have been effected as a equatal of that accused with whom offence has been compounded thereof। accused के पास ये राइट है कि जिसके खिलाफ वो offence करता है वो उसके साथ कंपाउंड कर सकता है। No retrial, a case which has once been compounded cannot be reopened। एक दफा अगर केस कंपाउंड हो जाता है, मुल्जम बरी हो जाता है, उसके बाद उस केस को रीओपन नहीं किया जाएगा। ये एक सेटल प्रिंसिपल है लॉ का। सेकंड, इक्वटल, where legal heirs of both deceased had forgive the accused in the name of Allah Almighty and is this effect made statement on oath accused has equate। जब हलफ देकर कुरान पाक के ऊपर या कोई भी हल्फिया बयान देकर कोई भी हलफनामे के ऊपर ये हाथ रखे कहा जाए कि मैं अल्लाह की रजा के लिए इस मुल्जम को, या अगर उसके मदई के लीगल हेयर्स है वो कहें कि हम अपने जो विक्टिम है उसके इस मुल्जम को माफ़ करते हैं, ऑन ओथ माफ़ करते हैं, तो वहां पर मुल्जम को बरी कर दिया जाएगा और वो भी रीओपन केस नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन ऑफ अदर ऑफेंस, यहां पर एक चीज समझने वाली है, द कंपोजिशन हैज इफेक्ट ऑफ इक्वटल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस विच हैज बीन कंपाउंडेड एंड डिड नॉट अदर ऑफेंस विच इज अक्यूज्ड चार्ज। फॉर एग्जाम्पल एक मुजरम है, उसने ए और बी के दरमियान में कोई मामला आता है, डिसऑनेस्टी को लेकर वो मामला है, डिसऑनेस्टी को लेकर और एक प्रॉपर्टी को लेकर। अब डिसऑनेस्टी को लेकर उनके आपस में सुलह हो जाती है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जो उनके आपस में दूसरा चार्ज है वहां पर भी सुलह कंसीडर की जाएगी। तो जहां जिस ऑफेंस की हद तक कंप्रोमाइज हुआ है सिर्फ उसी ऑफेंस की हद तक रहेगा। अगर उससे हटकर कोई और चार्ज, मतलब चार्ज क्या होता है ये भी डिफरेंट, मैं आगे अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा कि अगर फर्दर चार्ज भी उसके ऊपर कोई अप्लाई है उसी शख्स के साथ या किसी और के साथ, तो वहां पर वो कंप्रोमाइज सेटल कंसीडर नहीं किया जाएगा, इफेक्टिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, the composition of one offense will not bear the prosecution for distinct offense। एक offense के अंदर जो compromise है वो दूसरे offense के अंदर उसकी रोक नहीं लगाता। not bar a prosecution distinct offense, दूसरे offense के ऊपर बार नहीं लगाता, वो offense उससे अलग रहेगा, उससे जुदा रहेगा। composition with one of the several accused, जहां पर एक से ज्यादा accused है, in case of several accused the compounding of the offense against one of same of them alone does not affect the case against the other। अगर एक केस के अंदर एक से ज्यादा अक्यूज है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 अक्यूज का इस विक्टिम के साथ सुलहनामा हो जाता है, जो बाकी 3 अक्यूज है उनको भी कंपाउंडेबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ 2 की हद तक जो मामला है वो रफा दफा होगा, वो इक्वट होंगे। जो बाकी 3 है उनके ऊपर ऐसे ही ट्रायल चलेगा जैसे ट्रायल इन प्रॉपर प्रोसीडिंग में चलना था। इनवैलिड कंप्रोमाइज इंस्टांस, जो इनवैलिड कंप्रोमाइज वो कौन कौन से? फर्स्ट, कंप्रोमाइज वाज परमिट थ्रू ड्रस और कॉर्जियन, जोर जबर जबरदस्ती के तहत कंप्रोमाइज लिया गया। कंप्रोमाइज बाय पर्सन नॉट एक्चुअली द लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज, जिन्होंने कंप्रोमाइज किया वो डिसीज के लीगल हेयर्स ही नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, लीगल हेयर्स कोई और थे और कंप्रोमाइज किसी और ने कर लिया। अपॉन सम फ्रॉड प्रैक्टिस्ड लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज, लीगल हेयर्स के साथ कोई फ्रॉड कमिट करते हैं जो अक्यूज पार्टी है, अक्यूज पार्टी ने जो पैसे देने थे या जो लेने देने का मामला था वहां पर कोई फ्रॉड कमिट होता है, कोई भी वहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वहां पर भी जो कंप्रोमाइज है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी तमाम वीडियोस को
लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम नेटवर्क्स के अंदर, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।